है कि हम टॉपिक को थोड़ा सा आगे लेके जाएंगे और दैट इज मैस स्पेक्ट्रोस्कोपी। Mass spectroscopy basically is used to find molecular masses and much for organic compounds. आपकी केमिस्ट्री में अच्छी खासी एनालिटिकल टेक्निक्स हैं और एनालिटिकल टेक्निक्स जो है, एनालिसिस जो है, जो आपको आगे इन्वेस्टिगेटिव साइंस में लेके जाती है, फोरेंसिक एनालिसिस में लेके जाती है और बेशुमार लैब्स के जितने इश्यूज हैं, तो उसमें हम मॉलिक्यूल्स को आइडेंटिफाई करना हमारा बेसिक पर्पस, बहुत बड़ा पर्पस होता है। कि किसी जगह आप ये देखेंगे, आप एनएमआर में कि कोई सुसाइडल केस है, कुछ है, किसी जगह पे भी कोई क्राइम सीन है या वट एवर काइंड ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, मे बी मेडिकल रिलेटेड, we need to know that what medicine was taken, was given, body is producing, any chemical is being used by an athlete। तो ये सारी चीजें जो हैं आप इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी करेंगे आगे जाके। ये पहले ना ये सारे A2 के टॉपिक्स थे। थोड़ा सा हम लोग टीचर्स भी रिलेक्टेंट हैं, हम जब जो हमारे पास कंपोजिट क्लासेस हैं उसमें हम जाके ना ये सारा A2 में पढ़ाते हैं। A1 में मैं पढ़ा भी दूं, हम रिपीट करते हैं उसको, क्योंकि जब आप सारा सिलेबस कर चुकते हैं तो फिर आप इस बहुत अच्छा समझ आता था। लेकिन बच्चे जो ना छोड़ना शुरू हो गए थे ये टॉपिक्स, तो कैम्ब्रिज ने बीच में सारे डिस्ट्रीब्यूट कर दिए चैप्टर्स में। वरना पहले हम आपको इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी करवाते हैं, उससे हमें फैमिलीज पता चल जाती थी मॉलिक्यूल्स की। और ग्रेजुअली जो है इंफ्रारेड से हम आपको कुछ पार्टीशन कोफिशिएंट पीसी आप पढ़ेंगे, केपीसी वो करवाते, उससे आइडेंटिफिकेशन क्रोमेटोग्राफीज पे लेके जाते, क्रोमेटोग्राफीज की सारी टाइप एचपीएलसी जीएलसी एक्सेट्रा करके तो हम आपको फिर मैस स्पेक्ट्रोस्कोपी पे लेके आते। बल्कि उससे पहले भी एनएमआर करके फिर मैस स्पेक्ट्रोस्कोपी रिलेट करते। तो अब थोड़ा सा चैलेंजिंग जरूर है ये चीजें कि हम इनिशियली आप बच्चों को करवाना शुरू कर देते हैं, बट एनी हाउ इंटरेस्टिंग है, आसान है। जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो आप लोगों के माइंड डेफिनेटली मच मोर इवॉल्व देन टीचर्स, so you can interpret and you can extrapolate and improvise. So to find molecular masses of organic compounds, तो किसी भी ताकि मोलिकुलर मैस से ना हमें कंफर्मेशन हो जाती है कि ये वाली मेडिसिन हो सकती है या ये हो सकता है, क्योंकि उससे पहले जो है मुख्तलिफ टेस्ट हो चुके होते हैं। अब ये जहन में रखें कि खाली मैस स्पेक्ट्रोस्कोपी हमारी फाइनल नहीं होती, उससे पहले हम उसके आईआर और एनएमआर कर चुके होते हैं, काफी इंफॉर्मेशन आ चुकी होती है, और फिर हम कंफर्मेशन फाइनल स्टैंप लगाते हैं, जैसे डॉक्टर इसलिए टेस्ट करवाते हैं, पहले एमआरआई हो चुकी होती है। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए, सपोज कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड, एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड, दिस वन, this one is named as 1 2 3 कार्बन एटम, और 3 कार्बन एटम का ये एक एल्डिहाइड। आपने अभी ऑर्गेनिक नहीं पढ़ी तो ओ लेवल्स में आप एल्डिहाइड नहीं पढ़ते, लेकिन सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप अगर हो तो उसे एल्डिहाइड कहते हैं। अब ये मॉलिक्यूल तो मैंने बना दिया, सामने है, लेकिन जब आपको एक ये टास्क दिया जाएगा तो दिस मॉलिक्यूल विल बी एक्स। जब आपको टीचर देगा मैं स्पेक्ट्रोस्कोपी करके ले आओ इस पर्टिकुलर सैंपल की, तो इट विल बी एन एक्स। यू डोंट नो इट इज एथेनॉल, मैंने तो बना दिया कि हम इसके एग्जांपल देने जा रहे हैं। तो जब आप उसको, जैसे कल आपने एलिमेंट को रख के उस पर हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन फायर किए थे, और कुछ उसके नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स और कुछ केसेस में बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स निकले, और जहां बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन निकले वहां पे हमारे पास यूनी पॉजिटिव आइन बना था। और वो जो पॉजिटिव आइन बना था, वन वन पॉजिटिव वाला, उसके मैस को हमने डिटेक्ट किया। उससे हमें उनका पता चलना शुरू हो गया। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग ऐसे है कि वो बताएगा कि 100 अगर चेक हुए हैं तो 35 75 सपोज क्लोरीन के 35 वाले थे, और 25 जो है 37 वाले थे, तो हमें उसकी आइसोटोपिक अबंडेंस का पता चल गया। तो दैट वाज एनफ इन इंफॉर्मेशन फॉर एन एलिमेंट। लेकिन कंपाउंड के लिए तो आपने जानना है कि ये एक्स है क्या। तो जब आप इसको उस मशीन में रख के इलेक्ट्रॉन बम्बार्ड करते हैं, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन फायर करते हैं, तो बिल्कुल इसका भी ऐसा होता है कि ये जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, बहुत जगह से टूटेगा, ये हर जगह से टूटने की ऑप्शन है, जहां से भी है इट कैन ब्रेक फ्रॉम एनीवेयर। तो फ्रेगमेंटेशन भी होगी, लेकिन ये भी होगा कि जरूरी नहीं कि फ्रेगमेंट बने, फ्रेगमेंट तो बनेंगे, लेकिन जरूरी नहीं
कि सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो फ्रेगमेंटेशन में जाएं। कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे कि जिनमें इलेक्ट्रॉन बम्बार करेंगे जब आप, तो वो किसी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक कर जाएंगे। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन उसका कुछ भी हो सकता है, इवन इनर इनर शेल का कोई हो सकता है, ज्यादातर लोन पेयर्स जो होते हैं उनमें से हो सकता है। तो एज ए रिजल्ट वो पूरे का पूरा मॉलिक्यूल जो है वो पॉजिटिव आयन में चेंज हो जाएगा। तो हम कहेंगे ये एम पॉजिटिव आयन बन गया है, एम पॉजिटिव आयन। एम पॉजिटिव मीन मॉलिक्यूल का आयन बन गया, मॉलिक्यूलर आयन। तो जाहिर है मॉलिक्यूलर आयन की फिर एक पीक आएगी, क्योंकि मास टू चार्ज रेशियो चार्ज 1 है, तो एक सर्टेन पीक आएगी। तो मॉलिक्यूलर आयन की पीक जो होती है आमतौर पे वो अप्रिशिएबल पीक होती है, अच्छी खासी उसकी परसेंटेज होती है, और सबसे हाईएस्ट मास टू चार्ज रेशियो पे अप्रिशिएबल पीक होती है। मतलब आप इसका अगर मॉलिक्यूलर मास निकालें तो कार्बन कितने हैं, 3, 3 कार्बन है। हाइड्रोजन कितनी है, 3 and 2 5 and 6, 6 हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। तो आप इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है, 36 and 6 42, 36 4 40 42, और 42 में 16 ऐड करें ऑक्सीजन का, तो 8 4 1 5 58। तो इट मीन 58 पे एक ऐसे मास टू चार्ज रेशियो है, यहाँ पे परसेंटेज है, यहाँ पे मास टू चार्ज रेशियो है। तो 58 पे एक बड़ी अप्रिशिएबल पीक आएगी, हम उसको कहेंगे ये इसके मोलिकुलर आयन की पीक है। और देयर एंड देन जो वहां लेवल वाला होता है उसी को आइडिया हो जाता है, आपको कहेगा कि दिस इज द मोलिकुलर मास। तो एक तो ये पीक आएगी। लेकिन क्योंकि हम जानते हैं कि कई एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ऐसे होंगे कि जिनका मॉलिक्यूलर मास सेम होगा, मॉलिक्यूलर मास सेम होगा, तो फिर आपको प्रूव करना पड़ेगा कि ये वाला एथेनल है, दिस इज एथेनल। तो उसको प्रूव करने के लिए इट मीन हमारे पास फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन मीन हमें उसकी बॉडी के डिफरेंट जो फ्रेगमेंट्स हैं, टुकड़े हैं, उसकी हमें एक रिपोर्ट भी होगी। इसलिए कि जब एक इलेक्ट्रॉन आके सपोज इसके साथ यहाँ आके स्ट्राइक करता है, इस तरह टूटता है, तो आप देखें कि CH3 का इलेक्ट्रॉन चला गया तो ये पॉजिटिव हो गया, और दूसरी तरफ जो है मॉलिक्यूल वो यूजलेस है हमारे लिए, मशीन उसको रीड नहीं कर रही, बिकॉज वो जो है उस पर एक फ्री रेडिकल बन गया, उसका वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह गया, उसका पार्टनर नॉकआउट हो गया। लेकिन CH3 के ऊपर एक पीक आएगी। तो अगर CH3 के ऊपर पीक आ रही है तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 12 है, हाइड्रोजन का 3 है, 12 and 3 15 मैस नंबर, सॉरी आई एम यूजिंग द वर्ड एटॉमिक नंबर रॉन्ग, मैस नंबर। तो 15 पे एक पीक आएगी। तो जो आपकी 15 की पीक आ रही है आप उसको लेबल करेंगे कि दिस इज CH3, उसकी एक परसेंटेज है। देन कोई बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यहाँ से भी टूट सकता है, तो मीन C2H5 पे भी पीक आई होगी, एक सर्टेन अप्रिशिएबल पीक वहां पे भी होगी। फिर यहाँ से भी टूट सकता है, दिस कैन आल्सो ब्रेक, तो CH3CH2CO पे भी पीक होगी। अब देखिए CH3CH2CO, इस पे भी पीक होगी। तो ये जो पीक है 12 and 12, 24 29 और 12 बीच में ऐड करें तो 29 and 12, make is there 9 2 11 1 2 1 3 1 4 41, और 41 में 16 ऐड करना है 7 5 57, बिटवीन 57 पे भी एक पीक आ रही है। ओके, तो डिफरेंट तरह की पीक्स आएंगी। तो हम हर एक पीक को जो है, जो पीक्स आई होंगी मास टू चार्ज रेशियो के ऊपर, हम अपनी मॉलिक्यूल की बॉडी का स्ट्रक्चर उसके साथ अटैच करके दिखाएंगे। सपोज ये जो 57 वाली पीक होगी तो हम कहेंगे अच्छा देखें एथेनल के अंदर से ये CH3CH2CO की पीक है। तो पूरी जिसको मैं कहता हूँ बॉडी के लाश के टुकड़े जो हैं वो भी साथ में आइडेंटिफाई होते हैं कि दीज आर, और फिर आप प्रूव करते हैं दिस इज एथेनल। तो इसलिए डिफरेंट फ्रेगमेंट्स समटाइम उसने क्वेश्चन में दिए होंगे, मास टू चार्ज रेशियोज दी होंगी, फ्रेगमेंट्स दिए होंगे, कहेगा वो निकाले, आप बताएंगे किसकी वजह से यह पीक आई है। आपसे वो कहेगा सपोज 57 पे पीक किसकी वजह से आई है। तो अगर मॉलिक्यूल का नॉर्मली हिंट्स दिए होते हैं कि मॉलिक्यूल ये वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो आपके जहन में आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब कर लेंगे तो स्ट्रेट अवे एकदम आपको फॉर्मूला तो बनाना आ जाएगा। आप कहेंगे सपोज ये एथेनल है, एक एल्डिहाइड है 3 कार्बन वाला, तो 57 पे पीक आ रही है तो शायद इस टुकड़े की वजह से आई। बिकॉज मैंने कहा कि नो डाउट मॉलिक्यूलर आयन तो बनेगा,
कि पूरा मॉलिक्यूल नहीं टूटेगा और उसका कोई नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन चला जाएगा और M प्लस पीक बनेगी, लेकिन दूसरी पीक्स भी बनेंगे जो उसकी फ्रेगमेंट्स की होंगी। तो फ्रेगमेंट्स को भी साथ रख के हम कहेंगे दिस पर्टिकुलर इज दिस मॉलिक्यूल, ताकि कहीं पे कोई टाई पड़ती है तो ये ना हो। एक बात तो ये, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। इस तरह से हम उसकी, मैं आपको बुक में से फ्रेगमेंटेशन और रियल पिक्चर्स दिखाऊंगा, आपको आइडिया होगा। फिर उसके अलावा ये भी जहन में रखना है कि समटाइम हम ये नॉर्मल लो लो रेजोल्यूशन एनएमआर में स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, थोड़ा सा हम हाई चार्जिंग इलेक्ट्रॉन्स, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड जो अप्लाई करते हैं बॉम्बार्डेंट मैस चार्ज रेशो को रीड आउट करने की परसेंटेजेस, और मशीन को थोड़ा हाई टेक करते हैं, उसको हम कहते हैं हाई रेजोल्यूशन वाली मैस स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो उसमें कुछ पॉइंट्स में भी वैल्यूज आती हैं। मैस की वैल्यूज जो है नॉर्मली अगर बड़ा सादा वाला हो तो उसकी वैल्यू हाइड्रोजन की 1 आ रही होगी, लेकिन अगर आप थोड़ी हाई रेजोल्यूशन वाला लें तो उसमें 1.0000 समथिंग 8 आ रही होगी। तो कई दफा दो मॉलिक्यूल बिल्कुल एक जैसे होते हैं। कोई जैसे आपकी बुक ने एक एग्जांपल दी है, मैं हमेशा यूज करता हूँ CH3NO और C2H5N। तो आमतौर पे इनका MR बिल्कुल एक बनता है, लेकिन जब आप हाई रेजोल्यूशन करेंगे तो जो ऑक्सीजन का या हाइड्रोजन का या यहाँ नाइट्रोजन का जब वो पॉइंट्स में निकल आएगा तो हमें डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। लेकिन लो रेजोल्यूशन पे दोनों का 45 आ रहा होता है, लेकिन हाई रेजोल्यूशन पे 45 पॉइंट्स में आप उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये वाली मॉलिक्यूलर आयन जो है ये वो इस वाला है और दूसरे वाला ये है। तो दिस कैन आल्सो हैपन। ओके, एक तो ये फैक्टर है। उसके बाद M+1 पीक होती है, M+2 पीक होती है, मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ, और M+1 पीक का यूज भी करते हैं। लेकिन हाँ, हम उससे पहले इस बेसिक चीज को जरा देख लेते हैं, हम बात क्या कर रहे हैं। ये आप लोग पहली बार कर रहे हैं, जिसको नॉर्मली चीज बड़ी आसान लग रही होती है, इतनी दफा पढ़ा चुके होते हैं। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यूजिंग मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। देखिए उन्होंने एक कीटोन की एग्जांपल दी है, प्रोपानोन की। और जब इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट हुई, ठीक, मीन इस पोर्शन पे इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट हुई, तो देर इज अ पॉसिबिलिटी जब फ्रेगमेंटेशन होगी तो फ्रेगमेंट्स कैसे बनेंगे, हाउ द फ्रेगमेंट्स आर ओपन। नो डाउट वो कहता है मॉलिक्यूलर आयन तो बनेगा, क्योंकि highest mass to charge ratio is caused by the molecular ion, the peak at the highest mass to charge ratio. This is formed by the sample molecule with one electron knocked out. It gives us the relative molecular mass of the sample. We can assume that the ion detected carry a single positive charge, so that the, because assume क्या हमारी machine ही उसके according होती है, so that the reading on the horizontal axis give the mass. In the case of propanone, the molecular ion has a relative mass of 58, and it goes to CH3CO CH3 positive with a mass of इतना, उसने फाइंड आउट किया, वो तो आता है। लेकिन उसके बाद फ्रेगमेंटेशन होती है, तो जैसे मैंने दिखाया एक CH3 पे फ्रेगमेंट बन सकता है, ये वाला CH3 पे बन गया हुआ है, या अगर इस साइड का ना होता तो ये इसका बन गया हो, तो इसकी एक mass to charge ratio होगी, बट वन इलेक्ट्रॉन इज नॉक्ड आउट एंड देन दिस फ्रेगमेंटेशन अकर्स। ओके, तो कहते हैं फ्रेगमेंटेशन ऑफ प्रोपानोन CH3 causes the peak at 15 and CH3CO causes the peak at 43। तो समटाइम ना आपको सिंपली वो कह लेता है कि 43 पे पीक आई है इस ऑर्गेनिक कंपाउंड की, ये कीटोन है, तो क्या हो सकता है, तुम कहते हैं यार 43 हम कुछ प्रोपानोन बना के देखेंगे, ब्यूटानोन बना के देखेंगे, पेंटानोन बना के देखेंगे। जब ऑर्गेनिक कर लेंगे तो आपको पता चलेगा ये मुश्किल नहीं होगा, बिकॉज आपको पता है 43 पे प्रोपानोन की आ सकती है कि 3 कार्बन वाला ये पीक देगा। तो मोस्ट कॉमन जो आमतौर पे फ्रेगमेंट्स बनते हैं ना, वो CH3 वाला बनता है, CO वाला, C2H4 वाला, CH3CH2 वाले, ये कॉमन फ्रेगमेंट्स बनते हैं। कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लुक एट द फिगर विच शोज द मास स्पेक्ट्रम ऑफ एथानोल अल्कोहल है ये, स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ मिथॉक्सीमीथेन। अच्छा, ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि अभी थोड़ा आइसोमरिज्म आपने पढ़ा हुआ है, कुछ आइडिया होगा इस बात का भी। मैं आपको ऑर्गेनिक करवा के फिर आप लोगों ने याद करवाना है, आपको दोबारा मैं स्पेक्ट्रोस्कोपी फिर करवाऊंगा इंशाल्लाह। तो अगर हम एथेनॉल देखें, दिस इज एथेनॉल, लेकिन ये जो मॉलिक्यूल उन्होंने शो किया हुआ है ये बिल्कुल एक दूसरे के ये आइसोमर्स है। ओके, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है।
बल्कि जब आप आइसोमेरिज्म पढ़ लेंगे, असल हमारी जान सारी जिंदगी जो लगती है वो ऑर्गेनिक पढ़ाने में लगती है, बिकॉज वो आपका मेजर पार्ट है। 50% स्ट्रेट अवे 50% है। ओ लेवल्स में तो वैसे टीचर्स डराते हैं कि 50% है, ए लेवल्स में कंफर्म 50% है, आप T2 कोई भी निकाल के देख लें। तो वहाँ काफी हमने अपनी टाइम लगाना होता है। तो आप इस मॉलिक्यूल को देखें, हम उसमें वहाँ पे कैटेगराइज करेंगे कि ये एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है। एक में OH है, एक में CO फंक्शनल ग्रुप है, CH3O, इसको हम ईथर फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। दोनों एक जैसी चीजें हैं बट मॉलिक्यूलर, दोनों एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, लेकिन दे आर डिफरेंट फैमिलीज, बिल्कुल डिफरेंट फैमिलीज हैं, डिफरेंट यूजेस हैं। लेकिन दोनों का MR एक होगा। MR इसलिए एक है कि दे आर द आइसोमर्स, they have two carbons, one oxygen and 6 hydrogens। तो एक ही चीज है ये, C2 है, H5 है, OH, और दूसरा भी बिल्कुल ऐसा ही है कि C2 है, H6 है, O है। तो आपका मोलिकुलर आयन की पीक एक ही आएगी। तो आप डिफ्रेंशिएट कैसे करें? तो डिफ्रेंशिएट फिर इसकी बॉडी के टुकड़े देख के करेंगे आप, फ्रेगमेंट्स देख के करेंगे कि मिथॉक्सी, ये नीचे वाले का नाम है मिथॉक्सी मीथेन, मिथॉक्सी मीथेन में CH3 का फ्रेगमेंट आएगा, इसमें भी CH3 का फ्रेगमेंट आएगा, ये फ्रेगमेंट दोनों में आएंगे। मिथॉक्सीमीथेन में वो फ्रेगमेंट आ रहा है और एथेनॉल में भी आ रहा है। लेकिन CH3CO का जो फ्रेगमेंट है, CH3CO का मीन 15 और 16 आप ऐड करें 31, तो CH3CO का जो फ्रेगमेंट की पीक आ रही है वो मिथॉक्सीमीथेन में आएगी, लेकिन एथेनॉल में नहीं आएगी। तो अगर आपको टाई पड़ जाती है और कोई कहता है ये तो वो भी हो सकता है, तो आप कहेंगे CH3CO की पीक आपको नजर आ रही है, ये सिर्फ मिथॉक्सीमीथेन में हो सकती है भाई, एथेनॉल में नहीं हो सकती। गॉट इट? बिकॉज एथेनॉल में CH2OH की पीक हो सकती है, CH2O की पीक हो सकती है, कहीं से भी टूटा हो सकता है, लेकिन ये वाला टुकड़ा जो है बॉडी का, ये सिर्फ एथॉक्सीथेन में आएगा। तो इट मीन हमें बॉडी को देख के आइडिया हो जाया करेगा कि क्या है। क्योंकि पैरा हाई रेजोल्यूशन NMR जो है, हाई रेजोल्यूशन NMR पॉइंट्स में मैस बड़ा क्लियर कर देती है। मैस टू चार्ज रेशियो जो हमारी मैसेज को रीड करती है मशीन, वो इतनी प्रिसाइजली करती है। दिस इज हाइड्रोजन को 1.007824 पे पीक देगी, इतनी एक्यूरेसी तक। इट मीन किसी जगह पे टाई पड़ रही है C2H7N की भी और CH3NO की भी, दोनों का 45 आ रहा था, लेकिन जब हाई रेजोल्यूशन किया तो एक का 45.02 है, दूसरे का 45.05। सो दिस कैन हैपन। अब अगर थोड़ा बहुत आपको ये समझ आ गया हो तो हम एक नेक्स्ट सिचुएशन पे चलते हैं। जब भी आप किसी मॉलिक्यूल का स्पेक्ट्रम देखेंगे, मैस स्पेक्ट्रम, यहाँ पे परसेंटेजेस होंगे, यहाँ पे मैस टू चार्ज रेशियो होगी। सपोज मॉलिक्यूलर आयन की पीक आपने कहा M+1, सॉरी M+ पीक, कौन सी पीक मिटा रहा हूँ ताकि हम मिक्स ना कर सकें इसको। दिस इज M+ पीक, ये आ गई। लेकिन M+ पीक के बाद एक छोटा सा टिकल भी होगा, एक और पीक होगी। हर एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में जस्ट 1 डिजिट अवे, 57 है तो 58 पे, 20 है तो 21 पे, 15 है तो 16 पे, एक छोटा सा टिकल, छोटी सी पीक। नॉर्मली जब हम परसेंटेजेस निकालते हैं तो 1.1% जो है आमतौर पे ये होती है, किसी में 2% 3% भी हो सकती है। तो इस पीक को जो है, ये जो पीक है हम जब लेबल करते हैं तो हम लेबल करते हैं ये M+1 पीक है। अब ये पीक क्यों आई? एनी आइडिया? एनीवन कैन कंट्रीब्यूट? पूछा करें, बोला करें। हाँ, हम लोग नहीं पढ़ा होगा ज़रा। ये पीक इसलिए आई है कि हर एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में कार्बन के भी आइसोटोप्स होते हैं, आपको पता है, और कार्बन 13 भी है। कार्बन 12 तो होता ही है, बाद में हम कार्बन 13 की मैस स्पेक्ट्रोस्कोपी तो हमने कर रहे हैं, तो हम इसकी न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी भी करेंगे A2 में, NMR जो आप पढ़ेंगे। तो हर एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में कार्बन जो है 12 तो होता ही है, 99.99%, लेकिन 1% जो है ना, कहते हैं 1.10% चांसेस होते हैं, मैक्सिमम चांसेस, कि एक मॉलिक्यूल में पर एक कार्बन, वन कार्बन 13 भी हो सकता है किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में। नॉर्मली 2% भी हो सकता है, 3% में, बट दिस इज द कॉमन फिगर।
तो ये जो M+1 पे पीक आती है, दैट इज बिकॉज कोई ऐसा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल भी है, बम्बार्डमेंट जब हुई है तो ऐसा मॉलिक्यूल भी उसकी आ गया फायरिंग की रेंज में कि जिसका एक नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिलीट आउट हो गया, और वो भी एक पीक बन गई M+ की, जिसको हम M+1 पीक इसलिए कह रहे हैं कि वो मॉलिक्यूलर आयन की पीक से एक पीक आगे, जस्ट वन पीक आगे, तो वो N+1 पीक होगी। ठीक, दैट इज फाइन। अब साइंटिस्ट इसको यूज कैसे करते हैं, तो भी एक इंतहाई इंटरेस्टिंग वे है, आई मीन इंफॉर्मेटिव सिचुएशन है कि M+1 पीक से हमें एन पता चल जाते हैं। बट एन स्टैंड फॉर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द मोलिक्यूल दैट इज अंडर इन्वेस्टिगेशन। भाई इससे बड़ी चीज क्या होती है? नॉर्मली 100/1.1 into percentage of M+1 peak over M+ peak, 100/1.1 into percentage of M+1 peak over M+ peak। okay, ये क्या लिख दिया मैंने? 100/1.1 is a calculated figure by the scientists। okay, just for the formula, जैसे आप किसी का निकालते हैं M+1 abundance over M+ की abundance, तो इट मीन 100/1.1 तो फॉर्मूले का है, लेकिन M+1 की पीक की अबंडेंस सपोज किसी मॉलिक्यूल में 2% हम लिख देंगे, M+ की पीक 80% हम लिख देंगे, सॉल्व करेंगे जो n आएगा दैट विल बी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द मॉलिक्यूल। जैसे ये वर्कड एग्जांपल कहता है, an unknown compound has a molecular ion peak with a relative abundance of 54.5%। तो मीन M+ की जो abundance है, M+ की वो 54.5, और M+1 आयन की पीक की abundance 3.6 है। दैट्स एनफ इंफॉर्मेशन टू सिट ऑन द टेबल एंड वर्क ऑन दिस फॉर्मूला। तो 100/1.1 into 3.6, M+1 की abundance ओवर M+ की abundance 54.5, 6 आंसर आ गया। There are 6 carbon atoms in each molecule that is under investigation। मीन ये भी एक बड़ी यूजफुल इंफॉर्मेशन, यहाँ से हमें M+1 पीक से पता चल जाती है। आप इवन ये क्वेश्चन दिया हुआ उसने, हाइड्रोकार्बन हैज अ मॉलिक्यूलर आयन पीक, इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हाइड्रोकार्बन हैज अ मॉलिक्यूलर आयन पीक at mass to charge ratio of 84 and relative abundance of 62%, and M+1 peak with a relative abundance of 4.2। तो आपके पास M+ की भी आ गई, M+1 की भी आ गई, बीच में ऐड करेंगे, सॉल्व करेंगे तो आपको जो है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आ जाएंगे। तो क्योंकि हाइड्रोकार्बन है तो आपको पता होगा कि अगर उसमें नंबर ऑफ कार्बन पता चल गए तो आप हाइड्रोजन भी निकाल सकेंगे। कैसे? आपको उसका MR आया होगा, तो आप MR के अकॉर्डिंग कार्बन पता चल गए, सपोज अगर हमारे पास 6 कार्बन आ जाते हैं तो आप कहेंगे 12 into 6 72। तो इसका मतलब यह है कि बाकी हाइड्रोजन होंगे, तो अगर 80 है तो इट मीन बाकी 8 हाइड्रोजन है। हो सकता है बीच में कोई डबल बॉन्ड वगैरह लगा के आप फॉर्मूला फिट कर लेंगे जब आप क्वेश्चंस करेंगे। अगर इसमें इश्यू हुआ तो मुझे बताना, ठीक? बिकॉज मैं अगर डायरेक्टली हर चीज करूँ आप लोग लर्निंग कुछ नहीं करेंगे। अच्छा, कहते हैं मटेरियल रिलेटेड टू M+4 पीक इज एन एक्सटेंशन कंटेंट, बट M+2 पीक का आपको होना चाहिए, इट मीन आइडिया M+2 पे भी एक पीक आ रही है, तो ये क्या चीज है? कोई टेंशन नहीं, देखेंगे। भाई समटाइम हमारे पास ऐसे मॉलिक्यूल भी तो आ सकते हैं कि जिनमें कोई हेलोजन लगी हो, लाइक क्लोरीन लगी हो। अब क्लोरीन में दोनों पॉसिबिलिटीज हैं कि क्लोरीन 35 भी लगी होगी और 37 भी लगी होगी, और 35 वाली 75% होगी, और 37 वाला जो मॉलिक्यूल होगा, मैंने एक नया मॉलिक्यूल में ऐसे बना दूं और इसमें जो क्लोरीन लगी है वो 37 वाला आइसोटोप है, तो इसकी जो परसेंटेज होगी वो 25% होगी। तो आप ये कह सकते हैं कि मॉलिक्यूलर आयन की जो पीक है, सपोज ये मॉलिक्यूलर आयन की पीक आई, तो इसकी जो अबंडेंस होगी वो 75% होगी, और M+1 की पीक तो होनी होनी होती है, लेकिन M+2 पे भी एक अबंडेंस है, और ये जो M+2 की पीक है, ये वाली पीक, ये 25% होगी। तो आप स्ट्रेट अवे आइडिया ले लेंगे
कि यार M प्लस पे तो पीक आ रही है, M+2 पे भी आ रही है, तो इट मीन ये कोई हेलोजन अटैच्ड है, क्लोरीन अटैच्ड है, कोई हेलोजन नहीं, क्लोरीन अटैच है, बिकॉज जो पीक्स आयन की रेशियो 1:3 की है, 75:24, स्ट्रेट अवे कंफर्म होता है कैसा है। तो M+2 पीक इज गिवन बाय क्लोरीन व्हेन इट हैज, ऑफ कोर्स इट हैज mass 37 वाली। और ब्रोमीन भी लगी होती है, और ब्रोमीन जब लगती है, आपको पता है ब्रोमीन के भी दो आइसोटोप्स हैं, एक ब्रोमीन 79 वाली है, और दूसरी ब्रोमीन जो लगी होगी वो 81 वाली है। तो इट मीन फिर दो का डिफरेंस है। लेकिन यहाँ पे जो M+2 पीक की रेशो होगी वही M प्लस की रेशो होगी। इससे क्या डिड्यूस कर रहे हैं आप कि ब्रोमीन के दोनों आइसोटोप्स की जो परसेंटेज है वो 50-50 है। ओके, M+4 इज नॉट इन द सिलेबस। उसमें ये होता है कि दो ब्रोमीन लगी हुई या दो क्लोरीन लगी हुई, तो दोनों ब्रोमीन आ रहे हैं, एक 35 वाली हो सकती है, 37 वाली हो सकती है, या दोनों 37 वाली हो जाए तो M+4 पे आ जाएगी पीक। बट दैट्स एन एक्सटेंशन कंटेंट, बट आपकी मर्जी, आप इसको गो थ्रू करें। बट M+2 तक आपने इसको देखना है। अब हम आते हैं इस पे कि हमने क्या किया। M+2 and M+4 peaks. M+2 is in the syllabus. One chlorine or one bromine per molecule. तो जब वन क्लोरीन या वन ब्रोमीन है, तो इट मीन क्लोरीन भी 37 वाली होती है और ब्रोमीन भी 79 से 81 वाली होती है, तो दोनों का केस हो सकता है। तो M+2 पीक जो है जस्ट एक आइडिया दे देती है कि ये क्लोरीन है या ब्रोमीन है। अगर क्लोरीन होगी तो इट मीन पीक्स की रेशियो जो होगी M+ और M+2 की, वो क्या होगी, 1:3, 3 टाइम्स 35, 1 टाइम 37। और अगर ब्रोमीन होगी तो 50-50 की रेशियो होगी। सो दैट इज बेसिकली द मैस स्पेक्ट्रोस्कोपी, जो हमें हेल्प करती है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और उन चीज़ों को आइडेंटिफाई करने में। ठीक है, कल से हम दोबारा अपने मोल्स के टॉपिक पे आएंगे, टिपिकल मोल्स क्वेश्चन। ठीक, एक रिफ्रेशर हो जाएगा आपका ओ लेवल्स वाला, इज नथिंग न्यू इन इट। जी, एनी क्वेश्चन, एनी। सर आई हैव अ क्वेश्चन। सर जो फ्रेगमेंट्स होते हैं कि जिस तरह फॉर एग्जांपल कोई पर्टिकुलर एलिमेंट है कि हाइड्रोजन है या फिर कार्बन है, वो सेपरेट क्यों नहीं हो रहे, हमेशा एक प्रॉपर मॉलिक्यूल का एक फ्रेगमेंट क्यों बन रहा है? आप ये चाह रहे हैं कि उसके एक छोटा सा किसी जगह पे, एक तो केमिस्ट बड़ी केयरफुली बोmbardment करता है, बहुत हाई एनर्जी बोmbardment हो जाए, एक सर्टेन एनर्जी देनी होती है, तो फिर आप चाह रहे हैं कि ये वाले भी टुकड़े हो जाते हैं, है ना? यस यही सर। क्वेश्चन है ना आपका ज़हन? यस सर। हाँ, ओके, कुछ में होते होंगे। आप थोड़ा सा, जैसे आपने अगर आपने पढ़ा होगा क्रैकिंग, तो क्रैकिंग अगर आपने लेवल में पढ़ा, तो हम थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा दें तो उससे जो है ना फ्रेगमेंट्स ऐसे बनते थे कि कार्बन ज्यादा बनना शुरू हो जाता था। तो यहाँ पे भी कंट्रोल्ड बम्बार्डमेंट की जाती है एक तो इस तरह से मोस्ट कॉमन फ्रेगमेंट्स जो हैं वो ये नहीं आते। बट अगर आए तो दे आर इग्नोरेबल नॉर्मली, उनको जो है डिटेक्ट नहीं होता, कोई छोटे छोटे टिकल्स के अगर हों तो होते नहीं है। प्रैक्टिकली हम लोगों ने तो मैस स्पेक्ट्रोस्कोपी करके देखी है अपने इसमें, तो कभी मुझे नहीं लगा कि मुझे कोई इस तरह के हो, या मशीन उनको रीड नहीं करती, दे आर इग्नोरेबल। ठीक है ना? कुछ सूटेबल फ्रेगमेंटेशन होती ओके सर। है। ओके, अल्लाह हाफिज, कल मिलते हैं फिर इंशाल्लाह।